सुबह सुबह मेरा 3 कमरों वाला घर कचरे का ढेर दिखता है। अजय को ऑफिस, बेटे को स्कूल और दोनों बेटियों को कॉलेज जाने की हड़बड़ी रहती है। इसीलिए वे सारे सामान को जैसे तैसे फेंक कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं घर की साफ सफाई करती हूँ। रात में खाई मूंगफली के छिलकों को उठाकर कचरे के डिब्बे में डालने जा रही थी कि मेरा फोन बज उठा। सुबह सुबह घर के इतने सारे काम, ऊपर से ये फोन। कंपनी वाले लेटेस्ट गानों की सुविधाओं के साथ फोन कर करके परेशान कर देते हैं। मैंने थोड़े गुस्से से फोन पर नजर डाली तो गुस्सा जले कपूर की तरह उड़ गया। फोन बड़ी ननद सुजाता का था। मन में थोड़ा डर समा गया कि क्या बात हो गई जो सुजाता दीदी ने इतनी सुबह फोन किया। वे ज्यादातर फोन दोपहर में करती है। हाँ प्रणाम दीदी, सब ठीक तो है? नहीं अनीता, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं घबरा गई कि कोई बुरी खबर ना सुनने को मिले, क्योंकि ज्यादातर दिल दहला लेने वाली खबरें सुबह ही पता लगती है। खैर सुजाता दीदी बताने लगी, देखो ना अनीता, स्नेहा की तबीयत खराब है। उसकी सहेली बता रही थी कि वो रात रात भर जगी रहती है। पूछने पर कहती है कि उसे नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। उसे कब से ऐसा हो रहा है? 2-3 महीनों से। दीदी सुबह पड़ी। अरे दीदी आप रोती क्यों हैं? मैं हूं ना, मैं आज उससे मिल लूंगी। कहकर मैंने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। अब तो वो कॉलेज चली गई होगी। आप चिंता ना कीजिए, शाम को उससे मिलकर मैं आपको फोन करूंगी। चाय नाश्ता किया आपने? नहीं, अभी तक आप भूखी हैं? जाइए नाश्ता कीजिए। मैं भी सारे काम करके नहाने जा रही हूँ, टेंशन ना लीजिए। कह मैंने फोन बंद कर दिया। घर के काम करने के साथ स्नेहा मेरे दिमाग में घूमने लगी। अच्छी भली लड़की को यह क्या हो गया? हमारे सभी रिश्तेदारों के बच्चों में वह सबसे तेज तर्रार है। पढ़ने लिखने खेल कूद सब में अव्वल। अभी वह इंजीनियरिंग के पहले वर्ष में है। हमेशा अपने बेटे और दोनों बेटियों को उससे कुछ सीख लेने की बात कहती हूँ, पर वे तीनों बहरे हो जाते हैं। मैं फालतू में उन पर हर महीने 8 से 10 हजार रुपए खर्च करती हूँ। दोपहर में चावल दाल बनाकर आलू की पूरियां और चने की सब्जी बनाई ताकि स्नेहा भी खा ले। उसे आलू की पूरियां बहुत पसंद है। हॉस्टल में ये सब कहाँ मिलता है? मैंने फोन करके उसे अपने आने का कारण नहीं बताया। एक तरह से उसे सरप्राइज देना था। घर बंद करके चाबी बगल वाली पड़ोसन सरिता को दे दी। अजय और बच्चों के पास फोन कर दिया। हॉस्टल शहर से 30 किलोमीटर दूर है। वहां जाने में 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। बस के भरने में घंटों लग जाते हैं। यही कारण था कि मैं स्नेहा से मिलने जल्दी नहीं जाती थी। करीब 4 बजे मैं हॉस्टल पहुंची। लड़कियां ट्यूशन के लिए जा रही थी। नमस्ते मामी जी, स्नेहा की सहेली निशा मुस्कुराई। खुश रहो बेटा, स्नेहा कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा, कहकर मैं वार्डन जया के कैबिन में चली गई। रजिस्टर में साइन कर सीढ़ियां चढ़ स्नेहा के कमरे में दाखिल हुई। देखा लाइट बंद थी। वह छत पर टकटकी लगाए पलंग पर लेटी थी। मैं दबे पांव पीछे से उसके पास गई और उसकी आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। कौन है? वह हड़बड़ाई। पहचानो? अरे मामी जी आप। आवाज पहचान कर उसके सूखे होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने लाइट जलाई। मैं पलंग पर बैठ गई। मेरे हाथों में उसके आंसू लग गए थे। रो रही थी क्या? नहीं तो। उसने आंखें पोंछ ली। मैंने उसे ध्यान से देखा। सूखे फूल की तरह मुरझा गई थी वह। आंखें लाल थी, बाल भी बिखरे थे। क्या हो गया है तुम्हें? बिल्कुल मरियल दिख रही हो। सुबह में दीदी मतलब तुम्हारी मम्मी का फोन आया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तो मेरे पास चली आती या अपने घर चली जाती। डॉक्टर को दिखाया? क्या बोला? दवा ले रही हो? एक ही बार में मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे मामी मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना होइए। रुकिए, आपके लिए चाय लाती हूँ। स्नेहा अपने हल्के भूरे बालों को समेटते हुए पलंग से उतरने लगी। मैं चाय पीकर आई हूँ, कहीं मत जा। तुम्हारे लिए आलू की पूड़ियां लाई हूँ, खा लो। मैंने उसे लंच बॉक्स पकड़ाया, ये सोचकर कि अभी वह खा लेगी। जैसे पहले मेरे सामने ही निकाल कर खाती और मेरी तारीफ करती कि मामी जी आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। साथ में ये फरमाइश भी करती कि अगली बार गुजिया लाना। मैं भी उसकी फरमाइश पूरी करती, पर ये क्या, बाद में खा लूंगी कहकर उसने लंच बॉक्स बगल के स्टूल पर रख दिया। लंच बॉक्स रखते हुए एक किताब नीचे गिर गई। किताब के अंदर रखी दवा फर्श पर बिखर गई। मैंने उसे झट से उठा लिया। यह तो नींद की दवा है, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, पर नजरें नहीं मिला पाई। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। तुम पियोगी? नहीं तो बस मेरे पास बैठो, मुझे जल्दी निकलना होगा। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कुछ खास नहीं। पता नहीं क्यों स्नेहा मुझसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर रही थी। मैं जब इससे पहले मिलने आती थी तो चहक कर मुझसे मिलती, एक दोस्त की तरह हॉस्टल और सहेलियों की हर छोटी बड़ी बातें मुझसे शेयर करती। शुरू से ही यह मेरे करीब रही है और मैं भी उसे इतना ही प्यार करती हूँ। पर पता नहीं क्यों आज का माहौल कुछ बदला बदला था। वह जवाब देकर चुप हो जाती, लगता कहीं खो गई है। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि हो ना हो ऐसी वैसी जरूर कोई बात है, पर इसके दिल की बात जानूं कैसे, समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी रूम पार्टनर निशा आ गई। मामी जी इसे साथ ले जाइए, रात भर कमरे में टहलती रहती है। पूछने पर कहती है कि नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। मैंने ही इसे नींद की दवा खाने को कहा। ढंग से खाना नहीं खाती, पढ़ना लिखना भी पूरी तरह से ठप कर बैठी है। लग रहा है इसे लवेरिया हो गया है। कह निशा हंसी। चुप निशा, जो मुंह में आ रहा है बकती जा रही है। स्नेहा का चेहरा तमतमा गया। अरे मुझसे कहीं कम से कम मामी जी से उस लवर का नाम बता दे, ताकि इस लगन में ये तेरा बेड़ा पार करवा दे। हंसते हुए निशा बैडमिंटन लेकर बाहर निकल गई। मैं मुस्कुरा पड़ी। बेवकूफ कहीं की, स्नेहा बुड़बुड़ाई। शायद यही बात हो,
ये सोचकर मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा, कोई लड़का है तो बोलो, मैं दीदी से बात करूंगी। कोई नहीं है। उसने हाथ खींच लिए। मैंने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। सच सच बता, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी मामी हूँ। कोई बात तेरे दिल में घर कर गई है, इसीलिए तू नींद की गोलियां खाती है। बता क्या बात है, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी हर बात अपने दिल में दफन कर लूंगी। तू मुझे दोस्त मानती है ना? बता मेरी बेटी, तूने कोई गलती की है जो आज तेरी ये हालत हो गई है? देख, कहने से दुख हल्का होता है, शायद मैं तेरी कुछ मदद करूं। बता ना, प्यार व्यार का चक्कर है या कोई हॉस्टल की प्रॉब्लम? मैं 15 मिनट तक यही दोहराती रही ताकि वह अपने दिल की बात बता दे। फिर भी स्नेहा कुछ नहीं बोली तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। जब तुम मुझे कुछ बताएगी नहीं तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं तो मैं चली, कहकर मैं उठ गई। मामी, स्नेहा ने सिर उठाकर कहा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। आंसू देख मैं घबरा गई, मगर उसकी जबान खुलवाने के लिए बोली, मैं जा रही हूँ, कह फिर आगे बढ़ी। वो उठकर मुझसे लिपट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती? एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता। लगा कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। मेरा दिमाग एक पल के लिए सन्न हो गया। हाथ पैर कांपने लगी कि इसने क्या कर दिया। मैंने सोचा था किसी लड़के से प्यार होगा, पर यहाँ तो मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मुझे स्नेहा पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसे काबू में कर उससे सारी सच्चाई जानना मैंने जरूरी समझा। उसे पलंग पर बिठा मैं खुद भी बैठ गई। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैंने सोचा अगर मैं अभी इसे बुरा भला कहूंगी तो हो सके मेरे जाने के बाद ये कहीं गले में फंदा डाल फांसी पर ना लटक जाए या हॉस्टल की छत से ही कुछ करना बैठे। अतः मैंने उसे सारी बातें कोमलता से पूछी। स्नेहा ने बताया कि वह अक्सर हॉस्टल की बगल में राजीव स्टेशनरी में फोटो कॉपी कराने जाती थी। नोट्स या सर्टिफिकेट को हमेशा फोटो स्टेट कराने की जरूरत पड़ती थी रहती थी। हॉस्टल की सारी लड़कियां उसी शॉप पर जाती। स्टेशनरी और फोटो स्टेट के साथ साथ मेल, कुरियर, बूथ और स्टूडियो को मिलाकर 4-5 बिजनेस एक ही में थे। मालिक राजीव के घर में ही शॉप थी। उसने एक नौकर रखा था। राजीव की पत्नी सुधा भी शॉप देखती। रोज आते जाते सभी लड़कियों के साथ स्नेहा की भी दोस्ती सुधा और राजीव से हो गई थी। कभी कभी सुधा उसे चाय नाश्ता भी करा देती। उसके 5 और 7 साल के 2 बेटे थे जिन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए वह एक अच्छा टीचर ढूंढ रही थी। सुधा ने निशा से बात की। पढ़ाई से शाम को जो भी 1-2 घंटे फुर्सत के मिलते थे उन्हें निशा बच्चों को पढ़ाकर अपनी उछल कूद बंद नहीं करना चाहती थी। अतः उसने स्नेहा को राजी किया। उसे बच्चों को पढ़ाने का शौक था, वह पढ़ाने लगी। सुधा और राजीव से हंसी मजाक होता। बच्चों को पढ़ाने के कारण उसमें और इजाफा हुआ। राजीव था तो 2 बच्चों का पिता, मगर वह बिल्कुल नौजवान और हैंडसम लगता था। स्नेहा भी 22-23 साल की यौवन की दहलीज पर खड़ी छरहरे बदन की खूबसूरत लड़की थी। स्नेहा जब बच्चों को पढ़ाती या राजीव ग्राहकों के बीच रहता तो दोनों एक दूसरे को चोर निगाहों से देख लेते। दोनों अपनी उम्र और स्थितियों से अवगत थे, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे के आकर्षण की तरफ बढ़ चुके थे। एक दिन अचानक सुधा के पास फोन आया। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। वह घबराई सी छोटे बेटे को लेकर अकेले ही मायके चली गई। शहर के एक विधायक के बच्चे का किसी ने अपहरण कर लिया था। फिर क्या था, उसके चमचों ने शहर की सभी दुकानों को बंद करवा दिया और जुलूस निकालकर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस से उलझ पड़े। राजीव अपनी शॉप बंद करके घर के कामों में जुट गया। सुधा रसोई और कपड़े लत्ते बिखेर गई थी, वह उन्हें समेटने लगा। शाम को स्नेहा बच्चों को पढ़ाने आई। उसने शॉप बंद होने का कारण पूछा। छोटे भाई के नानी गांव जाने पर बड़ा भाई पढ़ना नहीं चाहता था। स्नेहा किसी तरह उसे पढ़ा रही थी। राजीव चाय लेकर आया। लो स्नेहा, चाय पियो। दीदी कब आएंगी? कप लेते हुए स्नेहा की उंगलियां राजीव से छू गई। दिल धड़क गया उसका। कल परसों तक आ जाएगी। राजीव वहीं बैठकर खुद भी चाय पीने लगा। चाय बहुत अच्छी है, स्नेहा मुस्कुराई। शुक्र है आप जैसी मैडम को मेरी बनाई चाय अच्छी लगी, नहीं तो। राजीव हंसा। बड़े बेटे ने देखा कि पापा और मैडम बातें कर रहे हैं तो वह फुर्र से बाहर भाग गया। अरे रे अर्णव! स्नेहा कप रख हड़बड़ी में उसे पकड़ने के लिए दौड़ी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वह गिरती उससे पहले ही राजीव ने उसे थाम लिया। क्या मैडम, मेरे ही घर में अपने हाथ पैर तुड़वाने के इरादे हैं? कहकर उसने उसे पलंग पर बिठाया। जब राजीव ने स्नेहा को थामा तो उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी थी। वो मुंह पर हाथ रख अपने आप को सामान्य करती हुई उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके पैर की अनामिका उंगली में थोड़ी चोट लग गई थी जिसे वह सहलाने लगी थी। उंगली दर्द कर रही है क्या? राजीव ने पूछा। हाँ, लाओ ठीक कर दूं। राजीव ने उंगली पकड़कर एक झटके में खींची। स्नेहा की हल्की चीख निकली और उंगली बजी। लो ठीक हो गई। तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे पैर हैं, बिल्कुल रुई की तरह नरम और सफेद। पंजे पर हाथ फेरते हुए राजीव ने कहा। स्नेहा सिहर गई और कुछ बोल भी गई। वह, आप भी तो कितने हैंडसम हो, बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह, और आपके काले काले घने बाल आसमान में छाए काले बादलों की तरह सलोने हैं। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह गलत बोल गई तो मारे शर्मिंदगी के पानी पानी हो गई। बोली, सॉरी सॉरी, मैंने गलत। राजीव के लिए यह तारीफ मौन प्रेम निवेदन के लिए काफी थी। उसने उसे चूम लिया। आँख के सामने घी कब तक जमा रहता? पिघल गई स्नेहा। दोनों जान समझ रहे थे कि यह गलत है, मगर दोनों के दिल बेकाबू थे। और जब प्रेम के बादल छटे तो दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। स्नेहा हॉस्टल चली आई, पर मन में डर बुरी तरह समा गया कि यह उसने क्या कर दिया। उसने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया।
सुधा जब मायके से आई तो पूछा। उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। राजीव अपने आप को अपराधी मानने लगा था और स्नेहा पश्चाताप की आग में जलने लगी थी। रात रात भर जगी रहकर अपनी गलती को याद कर आंसू बहाती उसने मम्मी पापा के विश्वास को तोड़ दिया। छोटी बहनों पर इसका क्या असर होगा, यह बात जानने पर उसकी कितनी बदनामी होगी। मामी जी प्लीज, ये बात मेरी मम्मी डैडी। स्नेहा ने रोते हुए मेरे हाथ पकड़ लिए। तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारी यह बात मुझ तक ही सीमित रहेगी, इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। अभी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है ना? मैं आशंकित थी। नहीं, अब तुम इस बात को पूरी तरह से दिल से निकाल दो। हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, पर आगे से सावधान रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जल्दी से अपने 2-4 कपड़े बैग में रख लो, मेरे घर चलो। पर वर कुछ नहीं, मैं वार्डन से तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ रही हूँ। कल तुम्हें लेकर एक जगह जाना भी है। आज देर हो गई है, इसलिए कल चलेंगे, कहकर मैं नीचे चली आई। वार्डन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। रास्ते में मैंने स्नेहा से मना कर दिया था कि वह कोई भी बात रिया और विधि से नहीं कहेगी, क्योंकि तीनों बेस्ट फ्रेंड थी, सारी बातें शेयर करती थी। हम जैसे ही घर पहुंचे तो मेरे तीनों बच्चे स्नेहा को देख खुशी से उछल पड़े। सबने उसकी तबीयत के बारे में पूछा। उसने मेरी तरफ ताकते हुए पढ़ाई की टेंशन का बहाना बनाया, लेकिन अजय कुछ भाप गए थे। मैंने झूठ को इतने सच की चाशनी में डालकर उनके सामने परोसा कि उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। तुमने स्नेहा को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। झूठ बोलने के लिए मैंने मन ही मन अजय से माफी मांगी। क्या करती, स्नेहा की जिंदगी बचाने के लिए मैं एक क्या 1000 झूठ बोलने के लिए तैयार थी। फोन कर सुजाता दीदी से उसकी पढ़ाई का बोझ बता दिया। मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। वह बच्चों से बातें करते हुए उदास हो जाती थी। उसकी उदासी गई नहीं थी। शुभम उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गया ताकि वह उसके मैथ के सारे प्रश्नों को हल कर दे। उससे बातें करने में तीनों बच्चों को खाने की सुध नहीं थी। फिर वह रिया और विधि के साथ सोने चली गई। मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। नींद की जगह मेरी आंखों में स्नेहा ही घूमती रही। उसके और राजीव के बारे में सोचती रही। आजकल क्या हो गया है हमारी इस नौजवान पीढ़ी को, कुछ सोच विचार नहीं और झट से। कहीं ना कहीं हम माए भी तो दोषी हैं, जो अपने बेटों के साथ खुलकर बात नहीं करती और परेशानी खड़ी हो जाने पर समाधान ढूंढती है। मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, उनसे खुलकर उनके दोस्तों या दूसरे पुरुषों के बारे में पूछना ही पड़ेगा। शर्म और संकोच करूंगी तो शायद स्नेहा से भी बढ़कर ये दोनों ज्यादा गलत कर बैठेंगी। पहले की अपेक्षा अब मुझे अपने बच्चों से बहुत गहरी दोस्ती रखनी पड़ेगी, ताकि वे छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करें। मुझे या दूसरों को स्नेहा पर हंसने की क्या जरूरत, ये कोई नहीं जानता कि भविष्य में किस पर कितना बड़ा दाग लगेगा। सुबह तीनों बच्चे स्कूल कॉलेज जाने से मना करने लगे कि वे दिन भर स्नेहा के साथ मस्ती करेंगे, मगर मैंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया। सबके जाने के बाद मैंने स्नेहा से कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, हमें लेडी डॉक्टर के पास चलना है। लेडी डॉक्टर? क्यों मामी जी? लगा कि उसे चक्कर आ जाएगा। मैंने कल तुमसे कहीं चलने के लिए कहा था ना। मैं तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेडी डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच कर कहा, अनीता जी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर युवावस्था में पीरियड अनियमित हो जाती है। मैं दवा लिख देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आपकी भांजी कुछ कमजोर भी है, थोड़ा इसके खाने पीने पर ध्यान दीजिए। खुशी के मारे मैंने उन्हें बार बार धन्यवाद कहा। मेरे मन की सारी कुशंका दूर हो गई थी, इसीलिए मैं बहुत खुश थी। रास्ते में मैंने स्नेहा के पसंद के पर्स और जूते खरीदे, उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। हमने उसकी मनपसंद चॉकलेट आइसक्रीम खाई। मैं उस बुरी घटना से उसका पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह भी अब खुश लग रही थी। खूब सारी शॉपिंग कर हम घर पहुंचे। अचानक स्नेहा मेरे गले से झूल गई। थैंक्स मामी जी, आपसे कल से बात करने से लेकर अब तक मैं बहुत हल्की लग रही हूँ। सच, अगर आप मुझसे डांट डपट कर बात पूछती तो मैं अपने दिल की गहरी बात आपसे कभी नहीं बताती। मन ही मन घुटती रहती और पता नहीं खुद को कितना नुकसान पहुंचाती। आपने बहुत अच्छे से मुझे संभाल लिया। आज मैं तनाव मुक्त महसूस कर रही हूँ, मगर कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, या यूं कहिए अभी भी मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा अपराधी मान रही हूँ। कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई। बेटा, तूने गलती तो बहुत बड़ी की है, जो माफी के भी काबिल नहीं है। फिर भी तुम्हें उस गलती का एहसास है, पश्चाताप हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक बात और, ठीक है, तुम्हारी नादानी से संबंध बन गया, मगर उसकी बात को लेकर हरदम दुख के सागर में डूबे रहना, उदास परेशान रहना, ये गलत है। भविष्य में ऐसी गलती ना हो, बस इतना ध्यान रखना। संबंधों का जुड़ाव तन से ना होकर मन से होता है। पति पत्नी का रिश्ता हो या प्रेमी प्रेमिका का, उनका पहला रिश्ता मन की गहराई से होता है, भावनात्मक रूप से होता है। तुम्हारा राजीव के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, तो फिर उसी बात पर झीकते रहने से क्या फायदा। बस तुम जल्दी से इस मानसिक व्यथा से निकलो और पूरे तन मन से पढ़ाई में जुट जाओ। मुझे इतना तो विश्वास है कि अब आगे तुमसे ऐसी भूल नहीं होगी। कह मैंने उसके गाल थपथपाए। एक बार फिर आपको थैंक्स मम्मी जी, मुझे इस भंवर जाल से बाहर निकालने के लिए, कहते हुए वह मुझसे लिपट गई। तभी उसका मोबाइल बजा। हाय मम्मा, मेरी बीमारी तो मामी जी ने चुटकी बजाते ही ठीक कर दी। प्यार से मेरी तरफ ताकते हुए स्नेहा की खनकदार हंसी पूरे घर में गूंज गई और मैं भी उसे प्यार से देखने लगी। आज हम दोनों मामी भांजी बहुत खुश थे, क्योंकि